उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर, जहां पर जोशीमठ में सेना कैंप के अंदर स्टोर में भीषण आग लगी है। औली रोड स्थित सैन्य कैंप में शुक्रवार देर शाम आग लगी है। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती गई। सेना की फायर ब्रिगेड और जवान मौके पर पहुंचे, तमाम टीमें मौके पर पहुंची। स्थानीय फायर सर्विस की टीमें राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है और आग पर काबू पाना फिलहाल सबसे बड़ी वहां पर चुनौती बना हुआ है। और ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है। जिस तरह से यहां पर आग लगने की ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, आग का काला धुआं, लगातार धुएं का उड़ता गुबार, ये अपने आप में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आग ने यहाँ पर विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। लगातार वहां पर टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है। और ऐसे में फिलहाल बहुत जल्द से जल्द आग को बुझा लेना यहाँ पर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि यहाँ पर नहीं है। नुकसान का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। आग लगने के क्या कुछ कारण रहे, उसकी जांच शुरू कर दी है। सेना और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस संयुक्त रूप से अभियान में लगातार लगी हुई है। तो ये चमोली की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल लगातार बना हुआ है। आग बुझाने की कोशिशें यहाँ पर टीमों के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें, और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि फिलहाल अभी कितना आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कुछ चुनौतियां और क्या कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो जो आग है सुरेंद्र पा लिया गया है। ये आज दोपहर की घटना है, जब औली रोड पर जो आर्मी का एरिया है वहां पर अचानक जो जंगल में आग लगी थी और उसके पास ये तेज हवा चलने की वजह से इसने आर्मी वाला एरिया भी अपने चपेट में ले लिया। इसकी वजह से जो आर्मी एरिया के पास के बाहर जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह से जल गया। तो जहाँ पे जो आपकी आर्मी की टीमें थी उनके द्वारा और जो एसडीआरएफ की टीमें थी उनके द्वारा वो लगातार वहाँ पे आग बुझाने का काम किया गया और काफी कड़ी मशक्कत के बाद वहाँ पे जो है आग पर काबू पाया गया। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन क्या यहाँ पर राहत की बात माने, जो अभी तक फिलहाल यहाँ पर कोई जनहानि की खबर तो नहीं आई है। संदीप, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ ताजा हालात है? जनहानि तो किसी की नहीं हुई? जी, जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन जो आर्मी के जो एरिया के पास जो सामान रखा हुआ था तो वो जलकर राख हो गया है। और लगातार जो यहाँ पे आईटीबीपी वाले थे और जो फायर सर्विस जोशीमठ की टीम थी वो मौके पे पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने जो आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर देखने को मिला और कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन और जो वहाँ पे फायर सर्विस ट्रेन की टीम के द्वारा वहाँ पे जो है आग पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल संदीप, ये कितनी बजे की घटना है और कितनी देर में आग में काबू पा लिया गया वहां पर? क्योंकि हम देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि कितने लोग वहां पर रह रहे थे, बहुत सारे लोगों की भीड़ है। तो ऐसे में क्या कुछ हालात वहां पर रहे, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना? जी, आज दोपहर लगभग 1:30-2 बजे की बात है, जिसमें जो है जो लोगों का कहना है कि जंगल की तरफ से आग जो है कैंप के अंदर आई। तेज हवा की वजह से आग ने जो अन्य सामान जो एरिया के पास रखा हुआ था उसको भी चपेट में ले लिया और जो धीरे धीरे आग बढ़ती भी चली गई। हालांकि इसमें कोई जनहानि की सूचना नहीं है। भारतीय जो सेना के जवान सभी सुरक्षित हैं और जो प्रशासन का कहना यह है कि जो आग लगी थी उसे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है और अभी हालात सामान्य हैं। ठीक है संदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर के उद्यान में 17 प्रजातियों के ट्यूलिप उगाने की मुहिम का शुभारंभ किया। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्यूलिप यहां पर उगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभारंभ यहां पर होता है और मुख्यमंत्री आवास परिसर के उद्यान में इस बार ट्यूलिप के 4000 बल्ब रोपे जा रहे हैं, जिनमें लेक पर्पल और बाइकलर प्रजाति के खास रंगत वाले ट्यूलिप भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुए पुष्प उत्पादन और बागवानी के क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूलिप उत्पादन के बारे में उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित से पूरी जानकारी लेने के साथ ही परिसर में मशरूम उत्पादन, मौन पालन सहित बागवानी से जुड़े विभिन्न कार्यों की जानकारियां ली है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी यहां पर 17 प्रजातियों के ट्यूलिप उगाते हुए दिखाई देते हैं। एक खूबसूरत मुहिम का शुभारंभ यहां पर किया जाता है और व्यावसायिक उत्पादन की कार्य योजना के निर्देश भी दिए जाते हैं। उत्तराखंड में भालू हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक भालू अब सक्रिय है। साल 2025 में प्रदेश में 71 हमले हुए और 8 लोगों की मौत भी हुई है। तो वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वन विभाग के अधिकारी लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। लगातार भालुओं का आतंक यहां पर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ भालू के व्यवहार में बदलाव, भोजन की कमी या ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारणों की जांच कर रहे हैं। इस सीजन में भालू हाइबरनेशन में नहीं गए और वन्य जीव संस्थान समेत विशेषज्ञ इसकी वजह तलाश रहे हैं। तो लगातार उत्तराखंड में यहां पर भालुओं का हमला, आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए इस वीडियो को भी आपने देखा कि लोगों के पीछे भालू किस कदर भागता हुआ दिखाई देता है। शायद ये घर की तस्वीर है। एक भालू किस तरह से घर की बालकनी उलांघ करके आता है और बहुत ही डरा देने वाली तस्वीरें। यदि इनका जल्द समाधान नहीं किया गया तो कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती है। 2025 से पूर्व की स्थिति आप देखेंगे तो ये 2025 में भालू का जो व्यवहार था ये बड़ा अचंभित करने वाला था और इसको लेकर के हमने निर्देश भी दिए हैं कि इसको आखिर जांच करें कि आखिर भालू के व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आया। जो न केवल भालू, मैंने कई ऐसे जानवर देखे हैं जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हाइबरनेशन में चल जाते थे और स्लीपिंग मोड में रहते थे। आखिर वो इस बार स्लीपिंग मोड में क्यों नहीं गए? हाइबरनेशन में न जाने के पीछे कारण कई हो सकते हैं। जो प्रथम दृष्टया जो कारण मालूम हो रहे हैं उसमें एक कारण ये है कि जलवायु परिवर्तन का है। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि उनको खाने की कमी हुई है। तीसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि विगत वर्ष अत्यधिक मात्रा में बारिश होने से और जो आपदा की घटनाएं हुई तो गुफाएं टूट गई और वहां पर कहीं ना कहीं गुफाएं उनकी बंद हो गई, सोने की जगह उनको नहीं मिली। और इसी इरिटेशन में जो वो अपने जो खाने को प्रिजर्व कर देते थे 3 महीने के लिए चर्बी के रूप में, वो 3 महीना उनके स्लीपिंग मोड में जाने में वो खाना उनके काम आता था। तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसको लेकर के वन विभाग बहुत ज्यादा गंभीर है और इसको लेकर के परीक्षण करने के निर्देश देने के बाद इसके परिणाम आ जाए तो उन परिणामों के हिसाब से कहीं ना कहीं आने वाले देहरादून में अंकिता हत्याकांड मामले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि मामला संवेदनशील है और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। एसआईटी गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब तक किसी को जमानत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास ठोस सबूत है तो सरकार कार्रवाई और सीबीआई की जांच के लिए तैयार है। मंत्री ने यह भी बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामले को उठाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह, अब तक यहाँ पर सीबीआई की जांच की बात हालांकि की गई है, लेकिन शर्त यह है कि ठोस सबूत यहाँ पर मिले और इस पूरे मसले पर राजनीतिक षड्यंत्र का भी संकेत दिया गया है। और इस हत्याकांड को लेकर के लगातार हमने देखा कि देश भर में चर्चा रही और ऐसे में फिलहाल यहाँ पर अभी तक किसी को जमानत नहीं मिली है और ठोस साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है। सरकार किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, ये साफ तौर पर एक सफाई के तौर पर कहा गया है। संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर
मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे और संवेदनशीलता को समझते हुए मैं समझता हूँ इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। आप सबको मालूम है। उसके बाद कुछ लोग इस मामले की सीबीआई की जांच कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, thus in ultimate analysis the court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial hiccups at the initial stage of the investigation while the revenue inspector and regular police were investigating. लोहाघाट ब्लॉक में 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कथित भेदभाव के विरोध में 3 दिन तक धरना देकर के तालाबंदी कर दी। विरोधियों का आरोप था कि उनके विकास प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होती और वित्तीय मामलों में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दरी पर बैठकर सदस्यों की समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि सभी वित्तीय मामलों और विकास प्रस्तावों की निष्पक्ष समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सदस्यों ने तालाबंदी समाप्त की, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर उग्र आंदोलन करेंगे। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बहुविषयक पीयर रिव्यूड अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका अक्षरा का प्रथम अंक विमोचित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि ये पत्रिका महाविद्यालय के प्राध्यापकों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हिमालयी राज्यों में पर्यटन, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को नई एकेडमिक दिशा भी देगा। मुख्य संपादक डॉक्टर दिनेश व्यास ने प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी को धन्यवाद दिया। पत्रिका के प्रथम अंक में हिमालयी राज्यों में पर्यटन का बुनियादी ढांचा, कला, संस्कृति और पर्यावरण पर प्रभाव विषय पर 43 शोध पत्र शामिल है। तो अक्षरा का प्रथम अंक विमोचित कर दिया गया। शोध पत्रिका अक्षरा का। बढ़ते हैं आगे। शक्ति फार्म के टैगोर नगर इलाके में सड़क पर अचानक आए आवारा मवेशी से बाइक टकराने के हादसे में 20 क्वार्टर निवासी राजेश मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। हादसे ने परिवार में मातम छा दिया है और सड़क पर आवारा मवेशियों की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में आई है। मेरा नाम सागर मिस्त्री, मेरा भाई का नाम राजेश मिस्त्री। हम शक्तिवारम निर्मल नगर के निवासी हैं। मेरा भाई ड्यूटी से घर आके शक्तिवारम मार्केट में एक दोस्त को छोड़ने के लिए टैगोर नगर से पड़ाव की तरफ जा रहे थे। 3 पानी रोड में गाय से घना कोहरा में गाय से एक्सीडेंट होके मृत्यु हो गई उसकी। हमारे घर में मेरे बड़े भाई काम करते थे और उसका एक घर में बस वही केवल एक काम करने वाला व्यक्ति था और उसका एक साल का बेटा भी है। लोहाघाट ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और भेदभाव के विरोध में ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी की। जिलाधिकारी मनीष कुमार मौके पर पहुंचकर दरी पर बैठकर सदस्यों की समस्याएं सुनते हैं और खंड विकास अधिकारी को उनके प्रस्ताव शामिल करने और किसी के साथ में भेदभाव न करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का समाधान होगा।
जिसके बाद सदस्यों ने तालाबंदी खत्म की। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या नहीं सुलझी तो वे फिर आंदोलन करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज हुआ है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया है। सामाजिक कार्यकर्ता कमला पंत ने बताया कि इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों सहित कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे। आंदोलनकारियों की मांग है कि साक्ष्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कथित वीआईपी की पहचान सार्वजनिक की जाए। तो यहां पर निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल तो यही है कि वीआईपी कौन था। दूसरा सवाल है उर्मिला सनावर के जितने भी वीडियो और ऑडियो साक्ष्य हैं उनकी जांच की जाए सरकार की ओर से, उनकी एजेंसियों की ओर से। और नंबर 3 है कि उर्मिला सनावर को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा ये भी कहना है कि वंतना के अंदर जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इन्हीं मांगों के साथ ही अंकिता को न्याय मिल पाएगा, ऐसा। और अब बात चंपावत की करेंगे। तल्लादेश क्षेत्र की न्याय पंचायत सिमियाउरी स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मैदान तामली में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें 635 से ज्यादा ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ देना रहा। कृषि, ग्राम्य विकास, उद्यान, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, खाद्य पूर्ति, श्रम, स्वास्थ्य, आयुष, होम्योपैथी, पशुपालन, डेयरी विकास और सहकारिता सहित कई विभागों ने सेवाएं दी है। इस दौरान आधार संशोधन, यूसीसी पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने खुद ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और पेयजल, आवास और सोलर लाइट से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में रेड क्रॉस के माध्यम से 35 जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। हमारे यहाँ कैंप लगा है जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाले में। तो जब से डीएम साहब आए हैं तो लोगों की समस्या गांव में हल हो जा रही है। जो यहाँ से 52 किलोमीटर दूर जाती है अपनी समस्या लेकर, तो गांव में ही हल हो जा रही है। जैसे आज हमारे गांव में 2-3 लोगों की कृषि निधि जो मिलती है उनका क्या, और वृद्धा पेंशन, बाकी दाखिल